हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरिया यानी दस्त के बारे में। सबसे पहले हम इसका कॉज डिस्कस करेंगे, यानी जो डायरिया होता है जिसको हम लूज मोशन भी बोलते हैं, उसका क्या कारण है, किन किन कारणों से डायरिया होता है। तो आज की वीडियो में आप 100 रुपये जीत सकते हैं यदि आप हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से और सबसे पहले दे पाते हैं। क्वेश्चन वीडियो के अंत में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आज की टॉपिक से ही पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको जानकारी हो सके और आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें और 100 रुपये जीत सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन कारणों से डायरिया हो सकता है। तो देखिए, वायरल कॉज यानी वायरस की वजह से डायरिया हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी डायरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया हो सकता है, किसी व्यक्ति ने एंटीबायोटिक ली है तो उस एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट के कारण या हेवी डोज के कारण भी डायरिया हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दूध नहीं पचता है, तो दूध ना पचने की वजह से भी डायरिया हो सकता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग, यदि किसी व्यक्ति ने ज़्यादा खाना खा लिया है तो उसे भी डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है एल्कोहल, अगर किसी ने ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, ज़्यादा एल्कोहल पी लिया है तो उस वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं डायरिया होने के, दस्त होने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई पेशेंट है जिसको डायरिया हुआ है और उसको अगर वायरल काज है या कि वायरल काज के कारण डायरिया हुआ है तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। अगर वायरल काज की वजह से डायरिया हुई है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। फिर भी अगर डायरिया है तो बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में मरीज को कोई भी एंटीबायोटिक तो नहीं दी जाती है, लेकिन उसे ORS ज़रूर देना होता है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। कोई भी कॉज हो, चाहे वायरल कॉज हो, बैक्टीरियल कॉज हो, प्रोटोजोअल कॉज हो, कोई भी कॉज हो, किसी भी कॉज के कारण अगर मरीज को दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो उसको सबसे पहले ORS देते रहें, लगातार देते रहें ताकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, उसकी बॉडी रिहाइड्रेट होती रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर बैक्टीरियल कॉज और प्रोटोजोअल कॉज के कारण डायरिया हो रहा है तो क्या करें। तो अगर बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। बाकी हम अभी आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, तो उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या एंटीबायोटिक यूज करनी होती है, क्या इसकी डोज देनी होती है। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, डायरिया को ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली ड्रग आती है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या कम करने वाली दवा। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी लोप्रामाइड मूवमेंट को कम करती है। अब किसके मूवमेंट को कम करेगी? तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम करेगी। ओके, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव फूड पड़ा हुआ है। तो इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होती है ताकि डाइजेस्टिव फूड जो है वो आगे डाइजेस्ट होता रहे, पचता रहे और आगे बढ़ता रहे। आंतों के अंदर मूवमेंट इसलिए होती है ताकि खाना पच जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए। ये देखिए इंटेस्टाइन की मूवमेंट कैसे हो रही है। अब जिस मरीज को डायरिया है उस मरीज को अगर लोप्रामाइड दी जाती है तो लोप्रामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग है, यानी ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव फूड आगे जा रहा था और मूवमेंट की वजह से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था, अब लोप्रामाइड ने इसकी मूवमेंट को कम कर दिया, आंत की मूवमेंट को कम कर दिया। अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा। अब इंटेस्टाइन को टाइम मिल गया है कि जो डाइजेस्टिव फूड है जो आगे जा रहा था, इसमें से जो भी वाटर है, मिनरल है और इलेक्ट्रोलाइट है, उनको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाता है। अब आंत को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिल गया तो आंत वाटर, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी के लिए जरूरी सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देती है। ठीक है, अब लूज मोशन के अंदर होता क्या है? वाटरी फ्लूइड आता है, जो फिशिस होते हैं वाटरी होते हैं। अगर आंत का मूवमेंट कम हुआ और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को आंत ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर डायरिया नहीं होगा, फिर नॉर्मल स्टूल पास होगा। तो इस तरीके से लोप्रामाइड काम करती है। अगर एक लाइन में कहें तो लोप्रामाइड एक एंटी मोटिलिटी ड्रग है जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम कर देती है
ताकि इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन का टाइम मिल सके। अगर इंटेस्टाइन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो जो फूड है आगे जो स्टूल में कन्वर्ट होगा वो वाटरी नहीं होगा, वो फिर नॉर्मल होगा और टाइट होगा, लेटरिन के रूप में आएगा, पतला नहीं रहेगा, दस्त नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लोप्रामाइड डायरिया को ठीक करती है। अब इसकी डोज की बात करते हैं कि कितनी डोज देनी होती है लोप्रामाइड की। तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों में लोप्रामाइड ड्रग नहीं दी जाती है। लोप्रामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लोप्रामाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यहाँ तक सब ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 से 12 साल के बीच का अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 12 साल के बीच में है, उसकी डोज है 2 mg। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 10 वर्ष है, उसको दस्त लग रहे हैं, तो उसको 2 mg लोप्रामाइड उसके डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा। फिर उसका लूज मोशन कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन जब फिर से पतली दस्त लगेगी, लूज मोशन होगा नेक्स्ट टाइम, तब उसको 2 mg ना देकर 1 mg दी जाएगी लोप्रामाइड। मतलब जब उसको दस्त लगती है तब उसे ये दे देनी होती है, और अधिकतम 3 बार ही दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, अधिकतम मैक्सिमम 3 बार ही दे सकते हैं पूरे दिन में, यानी 24 घंटे में। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में 2 mg देंगे, दस्त लगेगी तो फिर 2 mg देने के कुछ समय बाद फिर से उसको दस्त लगा तो फिर 1 mg देंगे, फिर उसको कुछ समय बाद फिर से दस्त लगा तो 1 mg देंगे। ऐसा करके केवल 3 बार ही एक दिन में दे सकते हैं 24 घंटे में। यहाँ तक ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर 12 साल से अधिक की उम्र है तो उसके लिए एडल्ट डोज देनी होगी। उसको फर्स्ट टाइम 4 mg दिया जाएगा, यानी 2 mg की 2 टेबलेट देनी होगी। उसके बाद जब भी उसको लूज मोशन लगेगा तो उसको 4 mg की जगह पर 2 mg दिया जाएगा। अगर फिर से दस्त लगी तो फिर से 2 mg दिया जाएगा। इस तरीके से ये डोज चलती रहती है। स्टार्टिंग में 4 mg, उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी 2-2 mg करके दिया जा सकता है। ठीक है, और अधिकतम दिन में 16 mg तक दिया जा सकता है। और इस टेबलेट को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लोप्रामाइड से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से डोज होती है। नेक्स्ट जो दवा है वो है रेसिकाडोट्रिल। ये दवा भी लूज मोशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। ये एंटी सिक्रेटरी ड्रग होती है। अब एंटी सिक्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये डाइजेस्टिव फूड है। ठीक है, अब होता क्या है, डायरिया होने का एक और कारण भी हो सकता है कि आंत के अंदर बैक्टीरिया या फिर वायरस ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने की बजाय इस फूड में से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करने की बजाय यहाँ से फ्लूइड का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है। अब इंटेस्टाइन के अंदर अगर फ्लूइड का सिक्रेशन होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वाटरी हो चुका है, तो लूज मोशन होना तय है। तो रेसिकाडोट्रिल करती क्या है, रेसिकाडोट्रिल एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, यानी सिक्रीशन को रोकती है। यानी जो आंत के अंदर फ्लूइड का सिक्रीशन हो रहा है उसे रोक देती है। अब ये सिक्रीशन रुक गया तो दस्त ठीक हो जाएगा और इंटेस्टाइन फिर से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। तो इस तरीके से रेसिकाडोट्रिल काम करती है। रेसिकाडोट्रिल के बारे में एक लाइन में कहें तो रेसिकाडोट्रिल एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग है जो आंत में हो रहे ज़्यादा फ्लूइड के सिक्रीशन को रोक देती है, जिससे दस्त बंद हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज की कि क्या डोज इसकी देनी होती है। तो अगर एडल्ट डोज की बात करें तो ये होती है 100 mg TDS, यानी 100 mg करके दिन में 3 बार तक दी जाती है। सुबह, दोपहर, शाम, यानी सुबह 100 mg, दोपहर में 100 mg और रात में 100 mg दी जाती है। तो दिन में 3 बार तक दी जा सकती है 100 mg TDS में। ठीक है, और मैक्सिमम 7 दिन तक ली जा सकती है। अगर दस्त नहीं ठीक हो रहा है तभी 7 दिन तक लेना होता है, और यदि दस्त ठीक हो जाती है तो उसके पहले ही बंद कर देना होता है। माना कोई पेशेंट है जिसको डायरिया है, उसने 100 mg सुबह ली, दोपहर ली और रात को ली, उसका डायरिया ठीक नहीं हुआ, तो अगले दिन सुबह ली और जैसे ही दूसरे दिन सुबह 100 mg ली, उसका डायरिया ठीक हो गया, तो उसके बाद अब ये दवा नहीं लेनी है। यानी जब दस्त बंद हो जाए तो ये दवा बंद कर देना है। ये तो थी एडल्ट डोज। अब बात करते हैं कि बच्चों में कैसे दी जाती है। तो बच्चों के अंदर इसकी डोज 1.5 mg पर kg पर डोज देनी होती है।
तो अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितना देना होगा? तो उसको देना होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, यानी 10 गुणे 1.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 mg, यानी 15 mg देंगे। और TDS यानी दिन में 3 बार देंगे, 15 mg सुबह, 15 mg दोपहर और 15 mg रात में देना होगा। तो इस तरीके से दिन में 3 बार देंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 4.5 mg पर kg पर डे देना होता है। ये हुआ चाइल्ड डोज। तो एडल्ट के लिए कैप्सूल आता है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बच्चों के लिए रेसिकाडोट्रिल का सैचेट्स आता है जिसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 1 ग्राम का है। 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम। तो आपको डोज mg में कैलकुलेट करना है, ना कि ग्राम में। ये हुआ रेसिकाडोट्रिल के बारे में, और लोप्रामाइड के बारे में भी हमने बताया कि कैसे ये डायरिया को ठीक करती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायरिया है, केवल डायरिया ही है, ना तो उसको डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है और ना ही फीवर आ रहा है, तो आप रेसिकाडोट्रिल और लोप्रामाइड का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जिस किसी भी मरीज को डायरिया है और डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन में डायरिया और फीवर भी आ रहा है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन है या फिर दोनों कंडीशन यानी दस्त, खून और बुखार तीनों आ रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो, या फिर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का दोनों का इन्फेक्शन हो, और उसकी वजह से डायरिया हुआ है। तो इस समय इन्फेक्शन ठीक करके डायरिया को ठीक करना होगा, और डायरिया को ठीक करने के लिए इन्फेक्शन को ठीक करना होगा, और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवा देनी होगी। अब मैं आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताता हूँ कि कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ पर दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर ORS यूज करना ही है हर कंडीशन में, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए ORS देना होगा। चाहे किसी भी कारण से दस्त लग रहा हो, हर कंडीशन में ORS लगातार देते रहना है। अगर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ का, या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ दोनों का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस समय दस्त को ठीक करने के लिए ओफ्लोक्सासिन और ओरनिडाजोल कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जाती है, जिसे आप ओफ्लोक्स ओजेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से परचेज कर सकते हैं, या फिर नॉरफ्लोक्सासिन और टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन वाली दवा दी जा सकती है, जिसे आप नॉरफ्लॉक्स टीजेट के नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। मतलब आप ओफ्लोक्स ओजेट या फिर नॉरफ्लॉक्स टीजेट दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही देना होता है। वैसे नॉरफ्लॉक्स टीजेट देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें नॉरफ्लोक्सासिन और टिनिडाजोल के साथ लैक्टिक एसिड बैसिलस है, जो कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ध्यान रखें, दोनों में से किसी एक को ही लेना होता है, जिसमें नॉरफ्लोक्सासिन की डोज प्रत्येक 12 घंटे में 400 mg दी जा सकती है एक एडल्ट पर्सन में, और मैक्सिमम 3 दिन से लेकर 21 दिन तक लिया जा सकता है। और ओफ्लोक्सासिन को भी 400 mg प्रत्येक 12 घंटे में लिया जा सकता है, और इसे मैक्सिमम 10 दिन तक ही लेना होता है। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की वजह से जो डायरिया होती है उसको ठीक करने के लिए इन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डायरिया का कॉज समझा, डायरिया का ट्रीटमेंट समझा, और समझा कि किस तरह से लोप्रामाइड तथा रेसिकाडोट्रिल काम करती है, और कब एंटीबायोटिक लेनी है, कब नहीं लेनी है। आगे की जानकारी अगली वीडियो में मिलेगी कि कब ड्रिप लगाई जाती है और कौन सी ड्रिप लगाई जाती है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि रेसिकाडोट्रिल की डोज एडल्ट में कितनी दी जाती है और चाइल्ड में कितनी दी जाती है, और साथ ही लोप्रामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग है या एंटी सिक्रेटरी ड्रग है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अलग अलग बताएं। डायरिया से जुड़ी इन्फॉर्मेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।